एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे डील करें। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है कि क्या एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, किस तरीके से एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन अब इस तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आ जाए तो उनको आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से डील करेंगे, उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना हमारे चैनल पे, तो मैं जो भी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वो करवाती चली जाऊंगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, दैट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि भाई नो डाउट ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही वैलिड और ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली डिस्कस करने के लिए दो वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब आना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। वो भी बिजनेस लॉ के एंगल से, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और क्या होता है अग्रीमेंट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज को लीगली बाइंड करता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि दो और दो से अधिक पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करता है किसी एक्ट को परफॉर्म करने, है ना। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल एग्रीमेंट हो, किसके बीच हो, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच हो। क्यों ये एग्रीमेंट हो रहा है, किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए होगा। कहीं ना कहीं एक ऑफर होना चाहिए, उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इस ऑफर और एक्सेप्टेंस का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। एक पार्टी होनी चाहिए जो ऑफर कर रहा हो कुछ, एक पार्टी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेंस दे रहा हो उस ऑफर को, और दोनों ही एक प्रॉमिस में आ रहे हो, और वो प्रॉमिस किस बिहाफ में हो रहा है, एक कंसिडरेशन के बिहाफ में हो रहा है। कंसिडरेशन का मतलब दोनों ही पार्टी जब प्रॉमिस में आ रही हैं, अग्रीमेंट में आ रही हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ उसके बदले उनको कुछ मिल रहा हो, कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट हो, तो ही वो अग्रीमेंट में आ रही है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा हो इस प्रॉमिस से। दोनों ही पार्टी जो इन्वॉल्व होंगी उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप डेवलप करने का। लीगल रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उनका एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, उन दोनों का ये नियत होना चाहिए कि वो दोनों ही लीगल रिलेशनशिप को निभाएंगे। मतलब अगर दोनों अपने एक्ट को करने में नाकामयाब रहे, कोई भी पार्टी अगर डिफॉल्टर हुई, तो दूसरी पार्टी उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिल्कुल ही लॉफुल मैटर का होना चाहिए, कोई भी इलीगल मैटर का नहीं होना चाहिए। दोनों ही पार्टी फ्री कंसेंट से यानी फ्री हो करके कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसे एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है जो कि पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल काम को करने का आप कॉन्ट्रैक्ट लगा दो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 100% में 105% लाने का कोई एग्रीमेंट कर लो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पॉसिबल एक्ट का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप देखो टेक्निकली अगर देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, यानी एक ऑफर हो रहा है, उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, एक्सेप्टेंस के बाद एक प्रॉमिस बन रहा है, एक कंसिडरेशन के बिहाफ में वो प्रॉमिस बन रहा है, इसको तो हम अग्रीमेंट बोलते हैं। बहुत सारे तरीके का होता है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स हो जाए। एनफोर्स होने का क्या मतलब कि भाई हमको तो पता है ना कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जहां पे पार्टीज का नियत होता है लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का जो अग्रीमेंट होता है वो एनफोर्स होता है लॉ के द्वारा और वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एनफोर्समेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर दो पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने में सक्षम ना हो, वो प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहा हो एज पर एग्रीमेंट, तो दूसरी पार्टी अपने डैमेज के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर दूसरी पार्टी चाहे
तो कोर्ट के द्वारा अपने उस अग्रीमेंट को पूरा करने का गुहार लगा सकती है। मीन्स अगर उसका अग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो वो लॉ का सहारा ले सकती है इसके खिलाफ। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देयरफॉर अग्रीमेंट है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि ड्यूटी, लॉ के द्वारा दी गई ड्यूटी उस चीज को पूरा करने की। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब कि सपोज करो कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा 1 लाख में बेच दूंगा। बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारे घोड़े को खरीद लूंगा 1 लाख रुपए, सेम प्राइस पे खरीद लूंगा। ए ने प्रॉमिस कर दिया, बी ने भी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई हम ले लेंगे इस घोड़े को, हमारे बीच ये प्रॉमिस हो गया है ना। तो ये क्या बन गया? एक अग्रीमेंट बन गया है ना। और यहाँ पे एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, लेन देन का अग्रीमेंट है। तो यहाँ पे कमर्शियल एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि आप प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों ही पार्टी का इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने का। तो लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या हो गया कि अगर ए अपने घोड़े को देने से मना कर दे बी को, तो बी इस अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए लॉ का सहारा ले सकता है और इस पे क्लेम कर सकता है कि भाई इसने मुझे कह करके मुझे घोड़ा नहीं दिया 1 लाख रुपए। और अगर बी मान लो कि बी अगर इसको पैसा न दे, ए का क्या ऑब्लिगेशन बनता था, क्या जिम्मेदारी बनती थी कि वो घोड़ा दे और बी से 1 लाख रुपए ले। बी का क्या जिम्मेदारी था कि वो घोड़ा अपने कस्टडी में ले और ए को 1 लाख रुपए दे। अब कोई भी एक पार्टी कह दे, ये मान लो कह दे ए कि नहीं मैं घोड़ा नहीं दूंगा, मुझे तुमसे अब एग्रीमेंट नहीं रखना, तो क्योंकि ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की बात है, कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट है जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन था। अब बी चाहे तो लॉ का सहारा ले सकता है और इस पे इस डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है और लॉ के द्वारा इसको झुका सकता है इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। मींस कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एक अग्रीमेंट और एक लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? अब देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, इसको हम बताएंगे। पहले 2 फेज में मैंने बांटा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट पहला है हमारा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है अग्रीमेंट। बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अग्रीमेंट होगा तब तो उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगर कहीं पे स्मोक दिख रहा है दैट मीन्स कि वहां पे आग लगी है। और विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। इट कुड बी सेड वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अग्रीमेंट, है ना। कहीं अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे अग्रीमेंट हुआ ही हुआ है। बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। एज लाइक फायर गिव बर्थ टू स्मोक, इन द सेम वे एन अग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से फायर स्मोक को जन्म देता है, ठीक उसी तरीके से अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। सो नाउ व्हाट इज अग्रीमेंट? An agreement is a form of cross reference between different parties which may be written, oral and lies upon the honor of the parties for its fulfillment rather than being in any enforceable, है ना। क्या है अग्रीमेंट? डिफरेंट पार्टीज के बीच में होता है, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। ये डिपेंड करता है किस पे? पार्टीज के ओनर पे, कि वो उसको फुलफिल करे या ना करें। इसमें किसी तरीके की कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, यानी कि अगर कोई फुलफिल ना करे तो आप लॉ का सहारा नहीं ले सकते। डिपेंड करता है पार्टीज पे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। क्या है? सारा प्रॉमिस, सारा सेट ऑफ प्रॉमिस जो कहीं ना कहीं कोई कंसिडरेशन बनाए एक दूसरे के लिए, उसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं। और प्रॉमिस का क्या मतलब है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रॉमिस। मींस फाइनल इक्वेशन क्या बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू अग्रीमेंट। क्लियर है? Thus it is clear from this definition that a promise is an agreement. प्रॉमिस क्या बनाता है? हमारे
अग्रीमेंट को बनाता है। अब देखिए प्रॉमिस क्या है, व्हाट इज प्रॉमिस, तो इसका आंसर क्या करोगे, वो है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become promise. कोई भी पर्सन को अगर कोई प्रपोजल देता है, पूरे फ्रीली अंदर से किसी से कुछ पूछता है कि भाई क्या तुम मेरे इस लैपटॉप को खरीदोगे, सपोज इस तरीके से कोई पूछता है, कोई प्रपोजल देता है और उस प्रपोजल को कोई फ्रीली एक्सेप्ट कर ले, है ना, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। मैंने किसी से पूछा क्या तुम मेरे इस लैपटॉप को 10,000 में खरीदोगे, तो मैंने उसको क्या दिया, प्रपोजल दिया। उसने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कहा हाँ भाई मैं तेरे लैपटॉप को 10,000 रुपए में खरीदूंगा। अब हमारे बीच में क्या बन गया, जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया हमारा एक प्रॉमिस बन गया। An agreement therefore come into existence only when one party makes a proposal or offer to the other party and that other party signifies his assent thereto। यानी एक अग्रीमेंट तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब एक पार्टी ऑफर देती है यानी प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है किसी कंसिडरेशन के बिहार में। इसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं, यानी अग्रीमेंट बिना प्रॉमिस के नहीं हो सकता, है ना। तो अब देखते हैं ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने फर्स्ट फेज में क्या देखा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, अब हम देखेंगे कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। As stated above, an agreement to become a contract must give rise to legal obligation। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, लीगल ऑब्लिगेशन, यानी दोनों ही पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने का। यानी दोनों पार्टी का नियत हो कि अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी डिफॉल्टर हो तो वो उस पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। उनका ये नियत कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही हो। सपोज करो कि एक हस्बैंड और एक वाइफ है, हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस लाके दूंगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वाइफ ने उस समय कहा कि देखो अगर तुम गोल्ड नेकलेस नहीं ला करके दोगे ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, पुलिस केस कर दूंगी। और बदले में हस्बैंड भी बोले कि ठीक है मैं अगर ना लाके दूं तो मेरे ऊपर मतलब पुलिस केस कर देना। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है दोनों ने शुरू में ही कह दिया ऐसा कि नहीं भाई अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, अपना ऑब्लिगेशन नहीं पूरा किया तो मैं लीगल एक्शन लूंगी, तब वो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। लेकिन डोमेस्टिक अग्रीमेंट में भी या फिर सोशल अग्रीमेंट में भी अगर ये बात कह दी जाए, लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर दी जाए चाहे बोलकर या लिखकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कमर्शियल नेचर में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि अगर कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है दैट मींस कि दोनों पार्टी का इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन में आने का, है ना। इफ एन अग्रीमेंट इज इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, लीगल ऑब्लिगेशन की ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते, तो ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। Thus an agreement is wider term than an contract। अग्रीमेंट क्या है, वाइडर टर्म है कॉन्ट्रैक्ट से। अग्रीमेंट में बहुत सारे होते हैं, डोमेस्टिक टाइप के भी अग्रीमेंट होते हैं, सोशल टाइप के भी अग्रीमेंट होते हैं, कमर्शियल टाइप के भी अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हो जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। सो आप कह सकते हो कि अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट्स ऑफ मोरल, रिलीजियस और सोशल नेचर, है ना, मींस अ प्रॉमिस टू लंच टुगेदर एट अ फ्रेंड्स हाउस और टू टेक अ वॉक टुगेदर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या कहा, सोशल और डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया, फ्रेंड ने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि भाई चलो साथ लंच करेंगे, साथ घूमने चलेंगे, तो ये अग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज का कोई नियत नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन करने का। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ लंच करने के लिए नहीं जाएगा तो तुम उस पे केस कर दोगे। दोनों पे किसी तरह का कोई ऐसा नियत ही नहीं था कि अगर ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो मैं इस पे लीगल एक्शन ले लूंगा।
तो कहीं भी जहां पे इंटेंशन हो दोनों पार्टीज का लीगल ऑब्लिगेशन करने का और एनफोर्सिएबल हो वो लॉ से, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाते, बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, for the simple reason that the parties never intended that they should be attended by legal consequences। वो उन्होंने कभी भी, सिंपल रीजन है, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनका इंटेंशन है किसी भी लीगल एक्शन को लेने का, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ऑन द अदर हैंड लीगल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लीगल है मींस जो कमर्शियल नेचर के, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्योंकि वहां पे क्या इंटेंशन होता है, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का इंटेंशन होता है दोनों ही पार्टीज के बीच। अब एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ए इनवाइट बी टू डिनर, ए इनवाइट करता है बी को डिनर पे, बी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन किसी कारणवश वो अटेंड नहीं कर पाता डिनर को, तो क्या ए बी को शूट फाइल कर सकता है उसके खिलाफ कि भाई तुम मेरे डिनर पे नहीं आए तो मेरे को डैमेज हो गया? नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है। यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटेंशन था ही नहीं लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 मिलियन। ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो अपने कार को 1 मिलियन में बेचेगा, तो ये क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है, यानी एक कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, किसी चीज का लेन देन का एग्रीमेंट है। तो ये लीगल एग्रीमेंट है because it create legal obligation between the parties, दोनों पार्टीज के बीच में। क्योंकि ये कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि कमर्शियल एग्रीमेंट के में आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन दोनों ही पार्टी का होता है, भले उस समय दोनों पार्टी बोले या ना बोले, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट है तो ये प्रिज्यूम कर ही लिया जाता है इस एक्ट के लिए कि हाँ भाई इन दोनों का इंटेंशन था लीगल ऑब्लिगेशन का। अब यहाँ पे दोनों पार्टी अगर में से कोई भी एक पार्टी डिफॉल्टर होती है तो लॉ का सहारा लिया जा सकता है एक पार्टी को स्यू करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट है, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जा रहा है, तो ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, all the agreements are contract if they are made by free consent of the party competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby declared to be void। Section 10 of Indian Contract Act 1872 कुछ चीजें बताता है, कुछ essential elements बताता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती है। अगर सारे के सारे essential elements को कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दे, दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वैलिड है। तो वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? पहला तो कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो बिल्कुल ही फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, किसी के प्रेशर किसी के दबाव में आकर के नहीं आनी चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, यानी कि उनके पास पावर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने का। ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल से कम का हो, कोई मंद बुद्धि हो, कोई अपने होश में ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो उनको रिटर्न में मिल रहा हो वो लॉफुल होना चाहिए, कुछ इलीगल चीज नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में आने का ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये चारों एसेंशियल एलिमेंट्स आप फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए इसको हम कंक्लूड किस तरीके से करेंगे। इन अ नटशेल, एन अग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस। यानी कि अग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। अग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसी बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया गया इमारत। एन अग्रीमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑफर एंड एंड ऑन कंसिडरेशन। अग्रीमेंट कहां से स्टार्ट होता है? ऑफर से स्टार्ट होता है और कंसिडरेशन पे एंड हो जाता है। मैंने कहा था ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ऑफर से स्टार्ट हुआ, कंसिडरेशन पे एंड हो गया।
while a contract has to achieve on other milestone, that is enforceability. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और चीजें जुटती हैं, उसको और आगे जाना है, उसमें क्या जुटता है? enforceability. Due to this, breach of agreement does not give rise to any legal remedy to the aggrieved party. है ना? अगर अग्रीमेंट में दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट को तोड़ दे, है ना, तो दूसरी जो एग्रीव्ड पार्टी है उस पे किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन कोई पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो उस पे लीगल रेमेडीज ली जा सकती है, यानी लॉ का सहारा लिया जा सकता है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा गिल्टी पार्टी के लिए। जो भी पार्टी गिल्टी है, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसके खिलाफ एग्रीव्ड पार्टी लीगल एक्शन ले सकती है। Thus we can say that all contracts are agreement, but all agreements are not contract. So that's all about today's video. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भर भर के करिएगा प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।